हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टाइगर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 9। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे आज आपका शिवाजी का शासन प्रबंध। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं शिवाजी का जीवन परिचय। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका अध्याय 1 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था भारत में मुगल साम्राज्य, और जिसके अंतर्गत हम लोग मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल साम्राज्य के पतन के कारण देखे थे। के बाद हम लोगों ने देखा था नंबर 2 पर, अध्याय नंबर 2 पर था मुगल कालीन प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कलात्मक एवं आर्थिक योगदान। और ये आपका है अध्याय नंबर 3 जिसमें हम लोग देख रहे हैं मराठा शक्ति का अभ्युदय, जिसमें हम लोग देख चुके हैं शिवाजी का परिचय और शिवाजी की सफलताएं, विजय एवं उपलब्धियां। आज हम देख रहे हैं दोस्तों शिवाजी का शासन प्रबंध, और जिसमें हम लोग देखेंगे केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था, आय के साधन, न्याय व्यवस्था, 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। तो दोस्तों, इस वीडियो में चलिए देखते हैं शिवाजी का शासन प्रबंध। तो सबसे पहले हम लोग शिवाजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में सिवनेर के पहाड़ी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, और उस समय शाहजी भोसले अहमदनगर के राज्य में नौकर थे, परंतु बाद में उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। और शिवाजी के माताजी का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था, और शिवाजी की शिक्षा का भार उनकी माताजी जीजाबाई पर पड़ा। और शाहजी पना की जागीर में उनकी माताजी यानी कि उनकी माता का क्या नाम था, जीजाबाई रहती थी, और जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। अतः उन्होंने शिवाजी को भी मस्तिष्क में भी धर्मानुराग का बीज बोया। एक तरह से जिस तरह से वो खुद थी धार्मिक महिला, उसी तरह से उन्होंने शिवाजी के मस्तिष्क में भी धर्म के प्रति स्नेह और सद्भावना के बीज बोए। और दोस्तों, शिवाजी के गुरु दादा कोडदेव ने उन्हें युद्ध एवं राजनीति की शिक्षा दी थी। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, शिवाजी ने महाराष्ट्र की हीन दशा से दुखी होकर के वो निश्चय किया था कि इसके जो लोग हैं उनके दुखों को वो दूर करेंगे, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने मराठों का स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का पक्का इरादा बनाया। और भारतीय इतिहास में वे स्वराज्य संस्थापक तथा राष्ट्र निर्माता के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों, उसमें हमने देखी थी, इसके अलावा शिवाजी की सफलताओं में सबसे पहले उन्होंने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार कर लिया था, और उसके बाद उन्होंने रायगढ़ का किला बनवाया। उसके बाद उन्होंने पुरंदर, सिंहगढ़, कोंकण कई किले अपने अधिकार में कर लिए थे। फिर जाबली का युद्ध, जाबली विजय होता है, जिसमें जाबली में विजय होती है शिवाजी की। मोरे नामक मराठा सरदार के साथ जाबली में इनका युद्ध हुआ था, और उसमें इन्होंने जाबली को उससे छीन लिया था। और कोंकण विजय, शिवाजी ने कोंकण पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद कल्याण, भिवंडी, चील, ताले तथा लोहगढ़ आदि पर अधिकार कर लिया था। क्लियर। उसके बाद बीजापुर से संघर्ष हुआ, जिसमें बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था, और शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी अपने बगनखा से। क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और उसके बाद मुगलों से संघर्ष हुआ था। फिर पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी, 1665 ईस्वी में, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य। और दोस्तों, उसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी के साम्राज्य का विस्तार कितना है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम देखेंगे शिवाजी का शासन प्रबंध, जिसमें हम देखेंगे केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। उसके बाद आपका बचेगा स्थानीय शासन, सैनिक व्यवस्था और आय के साधन, न्याय व्यवस्था, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं केंद्रीय शासन। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अपनी शासन व्यवस्था के प्रधान शिवाजी स्वयं थे। वो अपनी शक्ति का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करते थे, और शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्टप्रधान
कहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अष्टप्रधान किससे संबंधित है? शिवाजी से। वो शिवाजी अपने राज्य में सलाहकार के रूप में 8 मंत्रियों को रखते थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो शिवाजी इन मंत्रियों से परामर्श तो लेते थे, लेकिन उनके जो भी परामर्श थे उनको मानने के लिए वो बाध्य नहीं थे। अष्टप्रधान के अग्रलिखित 8 मंत्री थे। तो कौन कौन से मंत्री थे इसके विषय में हम देखते हैं। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, इसका मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना था, शांति की व्यवस्था करना था, जो पेशवा था। और राजा की अनुपस्थिति में शासन का समस्त उत्तरदायित्व तो इसी पर रहता था। क्लियर। और यहाँ पर देखिए दूसरा कौन सा मंत्री था जिसका नाम था अमात्य, ये वित्त मंत्री था। क्लियर। इसका मुख्य कार्य राज्य के हिसाब की जांच पड़ताल करना तथा राज्य के आय व्यय का लेखा रखना। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर देखें हम तीसरा है मंत्री, इसका कार्य राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की कार्यवाही का विवरण रखना था। और दोस्तों यहाँ पे देखिए चौथा मंत्री कौन था? चिटनीस। यह राजा के पत्र व्यवहार की देखरेख करता था, पत्रों का मसविदा बनाना तथा प्रतिलिपि करवाना उसका कार्य था। क्लियर। और यहाँ पर देखिए सुमंत, यह राजा का विदेश मंत्री था। और उसके बाद है नंबर 6 पर सेनापति। तो दोस्तों सेनापति, इसका मुख्य कार्य सैनिकों की नियुक्ति करना तथा सेना को संगठित और अनुशासित करना था। और उसके बाद है नंबर 7 पर पंडित राव तथा दानाध्यक्ष। तो दोस्तों इसका प्रमुख कार्य धार्मिक कृत्यों को उचित रूप से करवाना तथा धार्मिक संस्थाओं और विद्वानों को दान आदि देना था। क्लियर। देखिए दोस्तों जो जो नाम रखे हैं उसी के अनुरूप उनके कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। और अब हम देखते हैं नंबर 8 पर है न्यायाधीश। यह न्याय विभाग का सर्वोच्च पदाधिकारी था और वह इस विभाग का निरीक्षक भी था। क्लियर। अब दोस्तों हम देखते हैं प्रांतीय शासन। इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा? केंद्रीय शासन, जिसमें इनके अष्टप्रधान जो मंत्री थे और उनके क्या क्या कार्य थे उसके विषय में हमने देखा। अब हम देखते हैं प्रांतीय शासन में क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें शिवाजी द्वारा अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से निम्न 4 भागों में विभक्त किया गया। तो कौन कौन से 4 भाग हैं? केंद्रीय प्रांत, यह शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था और स्वराज कहलाता था। क्लियर। और उत्तरी प्रांत देखते हैं, इसमें उत्तरी बंबई, कोंकण, दक्षिणी सूरत, अगलाना और पूना का दक्षिणी पठार और डाग तथा कोली प्रदेश सम्मिलित थे। क्लियर। अब हम देखते हैं यहाँ पे नंबर 3 पे है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत में दक्षिणी बंबई, कोंकण, सामंतवाड़ी तथा उत्तरी कनारा से समुद्र तटीय क्षेत्र सम्मिलित थे। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें नंबर 4 पर है दक्षिणी पूर्वी प्रांत। तो दक्षिणी पूर्वी प्रांत में इसमें देखते हैं, इसमें देखिए सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ तथा कोपल सम्मिलित थे। तो दोस्तों यहाँ पर आपका हो गया प्रांतीय शासन। अब हम यहाँ पर देखेंगे सैनिक व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था में क्या क्या है? तो दोस्तों सैन्य व्यवस्था उनकी किस तरह की थी? क्योंकि दोस्तों सैन्य व्यवस्था के बल पर ही वो मुगलों से लोहा लिया करते थे। तो उन्होंने अपनी सैन्य व्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया, किस तरह से अपने शासन को बढ़ाया, सैन्य व्यवस्था उनकी किस तरह की थी, इसके विषय में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सैन्य व्यवस्था, शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत उनकी सेना थी। शिवाजी की सेना का प्रधान अंग अश्वारोहियों की सेना थी। अश्वारोही मतलब घुड़सवार जो थे। तो उसमें 2 तरह की सेनाएं थी। पहला क्या थी? बारगीर और दूसरा था सिलेदार। क्लियर। तो दोस्तों जो बारगीर थी, बारगीर में वे अश्वारोही आते थे, वे घुड़सवार आते थे जो प्रत्यक्ष वेतन भोगी होते थे और इन्हें राज्य की ओर से आवश्यक युद्ध सामग्री मिलती थी। तो ऐसे अश्वारोही होते थे जो कि राज्य की तरफ से उन्हें वेतन भी मिलता था और घोड़े और जो भी हथियार, जो भी युद्ध सामग्री होती थी, वो सारी चीजें उन्हें राज्य देता था, यानी कि शासन देता था। लेकिन अगर यहाँ पर हम देखें नीचे 2 तरह के सैनिक हैं, बारगीर और सिलेवार। ये जो सिलेवार थे, सिलेवार अश्वारोही युद्ध हेतु सहस्त्रों का प्रबंध स्वयं करते थे, स्वयं करके लाते थे। यहाँ पे देखिए। और पैदल सैनिकों को क्या कहा जाता था?
पायक कहा जाता था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि इनकी सेना में जो अश्वारोही यानी कि जो घुड़सवार थे वो दो तरह के थे, बारगीर और सिलेवार। बारगीर यहाँ पे स्वयं शासक के द्वारा सारी चीज़ें व्यवस्था की जाती थी बारगीर के लिए, यानी कि उनके लिए घोड़े की व्यवस्था, उनके लिए युद्ध सामग्री की व्यवस्था, सब कुछ उन्हें शासन देता था और उनके लिए वेतन भी मुहैया कराता था। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर सिलेवार की, तो सिलेवार अश्वारोही युद्ध हेतु शास्त्रों का प्रबंध स्वयं करके लाते थे। और दोस्तों यहाँ पर अब देखिए यहाँ पे तो अश्वारोही हो चुके हैं, अब हम देखते हैं पैदल सैनिक। पैदल सैनिक को क्या कहा जाता था? पायक। यहाँ पे हम देखेंगे पैदल सैनिकों को पायक कहा जाता था और इनका मुखिया नायक कहलाता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो चीज़ें ध्यान रखनी है, जो पैदल सैनिक होते थे उनको पायक कहते थे और जो उनका मुखिया होता था उनको नायक कहते थे। क्लियर? शिवाजी की सेना में तोपखाना, जल सेना, विशेष अंगरक्षक भी होते थे। सैनिकों को नगद एवं जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर सैनिकों को दो तरह से वेतन दिए जाते थे, या तो नगद या तो फिर कोई जागीर के रूप में उन्हें दी जाती थी और उसी से वो अपना जीवन यापन करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोगों ने सैनिक व्यवस्था तक देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे आय के, यहाँ पर आय के साधन उनके क्या क्या थे और उनकी न्याय व्यवस्था क्या थी और 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति क्या थी। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत देखनी है। उसके बाद आपका अध्याय नंबर 3 भी समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अध्याय नंबर 4 पे। तो एक वीडियो और फिर अध्याय नंबर 4 शुरू करेंगे हम लोग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि ये मेरी जो मेहनत है तभी सार्थक होगी जब आप शेयर करेंगे, जब आप वीडियो को खुद देखेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर के माध्यम से देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये सारी मेहनत और इसके लिए टाइम निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे लिए। तो आशा करती हूँ कि आप ये थोड़ी छोटी सी मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर मानेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।